हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए वीडियो के अंदर चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के टॉपिक व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारे इंडिया के अंदर किस प्रकार का इलेक्शन सिस्टम देखा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंडिया का इलेक्शन होता किस प्रकार से है। टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। इंडिया के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीन्स है कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर पाई जाती है। एक एंटायर नेशन के लिए, सेकंड हर प्रोविंशियल के लिए, और थर्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और वो किस प्रकार से होता है। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। चाहे तो हम पूरे नेशन की गवर्नमेंट बनने के लिए लोकसभा के इलेक्शन को देखें, चाहे असेंबली इलेक्शन एट द लेवल ऑफ द स्टेट विधानसभा का इलेक्शन देखें। हमारे इंडिया के अंदर ठीक 5 साल के ड्यूरेशन पर इलेक्शन को देखा जा सकता है, ताकि हर गवर्नमेंट को लोगों की विल के अकॉर्डिंग काम करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स मिलें। तो हर 5 साल के बाद में हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है। After 5 years, the term of all the elected representative comes to an end. हर 5 साल के बाद में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं, उनका टाइम पीरियड, उनका टेन्यूर पूरा हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके बाद हर 5 साल में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ इलेक्शन किया जाता है। स्टूडेंट, हमें ये भी देखना होगा कि हमारे इंडिया में किस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। अब ये जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन हम उस इलेक्शन को कहते हैं जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ इलेक्शन देखा जाता है। इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन, जब कोई गवर्नमेंट अपनी पूरी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाती और उससे पहले ही उसकी जो मेजॉरिटी है वह नहीं बनी रहती, उस कंडीशन में ऐसी गवर्नमेंट गिर जाती है और 5 साल से पहले ही इलेक्शन कराना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन कई बार सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पर अलग अलग प्लेसेस पर देखी गई है। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में 1990 के बाद में एक ऐसा दौर आया जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती थीं और कुछ समय बाद उनका कोलैबोरेशन या अलायंस टूट जाने के कारण मिड टर्म इलेक्शन देखा गया। स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी बहुत सारे स्टेट के अंदर इस तरह के सिस्टम को देखा गया है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। Sometimes election are held only for one constituency. अब हम तीसरे इलेक्शन की बात करते हैं, बाई इलेक्शन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है
कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आया लेकिन 5 साल से पहले ही उसकी डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, इस तरह की कंडीशन में वहाँ पर बाई इलेक्शन कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्री नहीं रख सकते। वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको केवल बताना चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन क्या होता है। तो सर, अब हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टेड 90 MLAs। स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी कि हरियाणा के इलेक्शन में 90 MLAs को हरियाणा के लोगों के द्वारा चुना गया और ये 90 MLAs अलग अलग 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए। इट मीन्स क्या हरियाणा के सभी लोगों ने इन 90 MLAs को वोट दिया? नहीं। हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, जहां हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। यू मे हैव वंडर हाउ दे डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। आप ये सोचते होंगे कि क्या हरियाणा के लोगों ने इन सभी 90 MLAs को वोट किया? नो। हर पर्सन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वह वोटिंग करता है। इस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर पाया जाता है, चाहे हम सेंट्रल असेंबली की बात करें, चाहे वह स्टेट असेंबली हो। यू मे हैव wondered how did that? Did every person in Haryana vote for all 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. आपको ये देखना होगा कि इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। In our country we follow an area based system of representation. हमारे इंडिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस एरिया को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया, वो वोटर्स जो एक एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ से वन रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन, हम जब बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन की, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी हमारे पूरे इंडिया से 543 MPs एट प्रेजेंट चुने जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये रिप्रेजेंटेटिव हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। स्टूडेंट्स, दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडिया के अंदर जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, इसका एक उदाहरण है कि हर वोट की जो वोटिंग वैल्यू है वो इक्वल है। चाहे कोई पर्सन किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियन, रीजन को बिलोंग करने वाला हो, सभी की वोटिंग वैल्यू इक्वल पाई जाती है। One of the feature of the democratic election that every vote should have equal value. That's why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population. इसीलिए
हमारे इंडिया की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनमें रफली, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पॉपुलेशन का डिवीज़न हो जाए, लेकिन हाँ लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉपुलेशन रखने की कोशिश की जाती है, जिससे हर पर्सन का अपना रिप्रेजेंटेटिव हो और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैल्यू भी बराबर रहे। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली constituency. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly. इस तरह के केस में हम देख सकते हैं कि जो मेंबर है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहा जाता है, इसीलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स MLA, शॉर्टली इसे बोलेंगे MLA, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। इसी प्रकार का सिस्टम हम अप्लाई करते हैं पंचायती और म्यूनसिपल इलेक्शन के अंदर। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर विलेज और टाउन्स को बहुत सारे वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम्स these constituencies are counted as seat for each constituency represent one seat in the assembly. When we say that लोक दल won 60 सीट्स इन हरियाणा, जैसा कि आपने देखा कि लोक दल ने हरियाणा के इलेक्शन के अंदर 60 सीट्स को जीतने का काम किया। इट मीन्स 90 में से 60 सीट्स हरियाणा के अंदर लोक दल को मिली। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल won 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट एंड दस लोक दल हैड 60 MLAs। लोक दल के 60 MLAs थे इन द स्टेट असेंबली। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से किसी एक स्टेट या पूरे नेशन को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। Our constituency entitle every citizen to elect his or her representative. Our constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है ताकि हर सिटीजन अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर however were worried that in an open electoral system certain weaker section may not stand a good chance to elect to the Lok Sabha and the State Assembly. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इस बात से भलीभांति जानते थे कि जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाले हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ओपन कंपटीशन में नहीं बेच पाएंगे, तो एक वर्ग इससे अछूता ही रह जाता अगर वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली इलेक्शन तक, असेंबली तक और लोकसभा तक नहीं पहुंचा पाता, उनकी आवाज़ उठाने वाले वहाँ पर नहीं होते। नॉट स्टैंड फॉर अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स, क्योंकि इन लोगों के पास में सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। रिसोर्स एंड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विल इलेक्शन अगेंस्ट अदर, दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं यानी प्रभावित करने वाले हैं और रिसोर्सफुल हैं, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। इफ दैट हैपन, our parliament and assembly would be deprived to voice a significant section of our population. That would make our democracy less representative.
अगर ऐसा हुआ होता कि एक वर्ग हमारे असेंबली तक नहीं पहुंचा होता या लोकसभा तक नहीं पहुंचा होता तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव रहती, लेस डेमोक्रेटिक रहती। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम रखा। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंग टू द SC एंड ST। इसलिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा गया उन लोगों के लिए जो SC और ST को बिलोंग करते हैं। इन अ SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली टू समवन who belong to the SC can stand for election। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर SC को बिलोंग करने जहाँ पर SC के लिए वो सीट रिजर्व है तो कोई केवल SC कैंडिडेट ही वहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार से ओनली दोज बिलोंगिंग टू द ST कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। जो ST को बिलोंग करने वाला है वो ST कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ही चुनाव लड़ सकता है, कोई अदर पर्सन वहाँ नहीं लड़ सकता। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर द ST। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो 47 सीट्स ST के लिए और 84 सीट्स SC के लिए रिजर्व हैं। दिस नंबर इन प्रपोर्शन to their share in the total population. Thus, the reserve seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later। इस प्रकार के रिजर्वेशन सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बाद में। वीकर सेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल इन मैनी स्टेट सीट्स इन द रूरल एंड अर्बन। बहुत सारे स्टेट के अंदर जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडी है वहाँ OBC के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है। द प्रपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसी प्रकार से एक रिजर्वेशन किया गया है उस वर्ग के लिए जो महिलाओं को बिलोंग करने वाला है। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी फॉर वुमेन कैंडिडेट। लोकल बॉडी के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में 1/3 सीट रिजर्व रखी जाती हैं उन महिलाओं के लिए। 1/3 सीट्स रिजर्व की जाती हैं केवल महिलाओं के लिए। सो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक रहा आज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोटर लिस्ट के बारे में।